बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट वीडियो है जी, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बहुत आसान चैप्टर है और इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी आता है। तो पेपर इज़ ऑल अबाउट बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग जो है वो आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग है और फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग साथ इंक्लूडेड है। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, अभी हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ लिया है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एक एटम है, तो सोडियम के एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब है इसका जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर एक एटम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कोशिश करता है कि उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट किया जा सके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ कर सकता है। तो सोडियम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, अब उसका ये जो शेल है आखिरी, ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो शेल भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अब ये जो सोडियम का एटम है ये अब कन्वर्ट हो चुका है सोडियम के आयन में। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज है। लेकिन याद रहे ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ किसी और एटम को ही करेगा। तो सोडियम का एक एटम हो, उसके पास आउटर मोस्ट शेल अब सिर्फ बनाने लगा हो, एक इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, और नेबरिंग में उसके एक पड़ा हुआ हो क्लोरीन का एटम, और क्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अब क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो इसमें क्या चेंज आएगी, सोडियम का एटम जो है Na लिखा हो तो एटम है, वो कन्वर्ट हो सकता है सोडियम के आयन में, लिहाजा इट इज़ Na+1 +1 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज़ करेगा। जो लूज़ करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इक्वेशन की राइट साइड पर लिखा जाता है। और क्लोरीन का एटम चूँकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो विल राइट क्लोरीन का एटम, और वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था क्लोरीन का, वो एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो Cl- का आयन बना देगा। और इनको हम रिप्रेजेंट फिर कर सकते हैं ऐसे कि सोडियम इसका स्ट्रक्चर बनाएं कि अब इसके पास 2 शेल्स रह गए हैं और अब ये बन चुका है +1 का आयन। अब इस तरह की कोई भी एग्जांपल साथ कोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो क्लोरीन का हम एटम बना दें, तो क्लोरीन के एटम के पास अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। तो क्लोरीन का जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट होकर -1 उसके ऊपर चार्ज आ चुका होगा। तो एग्जांपल इसके साथ कोई भी हो सकती है। इसी तरह आपने रिप्रेजेंट करना है डायग्राम बना के। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये स्ट्रांग फोर्सेस होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है 801, इतना हाई क्यों होता है? तो इसलिए कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के 2 आइन्स हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट इसके बाद है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह शेयर डोनेट ना कर सके तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है। जैसे हाइड्रोजन की मिसाल लेते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये एक इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे देगा, तो पीछे खाली शेल तो नहीं इसका रह सकता। तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने जैसे ही एक और नेबरिंग हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर कर लेगा। तो लेट्स से ऐसा ही एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर मौजूद है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। और जब ये शेयर करेंगे तो आपने उसको बनाना इस तरह है कि इनको ओवरलैप कर देना है एटम्स को, और एक का डॉट और दूसरे का क्रॉस शो कर देना है। अब पहले हाइड्रोजन का एक एटम था, एक और हाइड्रोजन के एटम से वो मिला, अब हाइड्रोजन का बन गया मॉलिक्यूल। तो H2 गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होती है। और H और H सिर्फ लिखेंगे तो वो एटम्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इस बॉन्ड का नाम होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन करें पूरी लॉन्ग में। तो सिंगल, उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है
एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो 6 होती है। तो इसके पास 6 होंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे बना देते हैं, ये 6 हैं इसके। और इसी तरह का नेबरिंग एक और एटम होगा, तो दोनों के एटम्स की तादाद जो है वो बराबर होगी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वैलेंस शेल में बराबर होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दोनों की बराबर है तो इसका मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ तो नहीं कर सकते, गेन तो नहीं कर सकते, लेकिन शेयर कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, इस वाले को मैंने कॉपी पेस्ट तो कर दिया, लेकिन ये क्रॉस होने चाहिए सारे। इनको मैं डॉट्स के बजाय एक एक के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट लिख देते हैं, दूसरे को क्रॉस लिख देते हैं। तो इधर वाला जो है इसके क्रॉसेस लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन दोनों को फ़र्क डालने के लिए एक को डॉट एक को क्रॉस लिख दिए। तो जैसे मैंने कहा, अब इनको आपने ऐसे ओवरलैप करके ऐसे करके शो कर देना है। तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं। तो अगेन ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, ये बहुत सी जगह पे होता है। जो पहले वाला है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी याद रखना, ये 2 और ये 2 अनपेयर्ड है, ये 2 और ये 2 अनपेयर्ड है। तो 4 अनपेयर्ड भी होते हैं, तो आपने यहाँ वो भी शो करना है। 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, ये शो करने हैं। या आप आगे देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसका क्या काम है। उसके बाद नाइट्रोजन की मिसाल लेते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो नाइट्रोजन का एक एटम जो है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक और नेबरिंग नाइट्रोजन के एटम के साथ। तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसके पहले वाले के 3 डॉट्स शो करूँगा और दूसरे वाले के 3 क्रॉस शो करूँगा, और इसको ऐसे लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके भी 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और 2 यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड रह जाते हैं, वो आपने इधर शो भी करने हैं। ये हो गया जी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तक। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसमें भी आपने स्पेशली करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज़रूर करना है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको थोड़ा सा समझना इस तरह कि अगर ऐसा हो कि हाइड्रोजन का एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्लोरीन के एक एटम के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है, याद रहे। तो ऐसा होगा कि हम स्ट्रक्चर तो ऐसे बना देंगे कि एक हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम हमने बनाया, एक साथ बड़ा क्लोरीन का एटम हमने बनाया, और हमने ये कहा कि क्लोरीन के 7 थे तो उसको एक चाहिए था, तो क्लोरीन और इसने शेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। तो क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए और इसके भी 8, इसके 2 पूरे हो गए। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा आपने बनाना है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से क्लोरीन की तरफ ये ज़्यादा ज़रा शेयर्ड हो गई, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब असल बात की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल में। वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना है, वाटर के मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर आ सकता है कि आप वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बताएं कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे है, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पे। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मतलब है एक ऑक्सीजन है सेंटर में, उसके एक तरफ एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन है। अब देखें, ये एक तरफ एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे करके एक हाइड्रोजन इधर बना दिया, और इधर मैंने एक दूसरा हाइड्रोजन बना दिया, ठीक है जी। दरमियान में ऑक्सीजन है। अब याद रहे ऑक्सीजन का इधर ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको बताया था, ऑक्सीजन में जो अनपेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, यानी जो बॉन्डिंग में शरीक नहीं हुए, वो भी तो है मौजूद। तो अब इधर एक ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर दिया, तो यहाँ पे शेयरिंग होगी, डॉट क्रॉस इधर लिख रहा हूँ, डॉट क्रॉस इधर लिख रहा हूँ। तो ऑक्सीजन के पास बेसिकली होते तो 6 हैं, तो 2 इधर हो गए, बाकी के किधर गए, 2 इधर और 2 इधर, ये अभी इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हुए, ठीक है। ये इस जैसा एक और मॉलिक्यूल, लेट से अब यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, इसके
करीब ही मौजूद है। यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ। अब देखें ये या एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ये डायग्राम बना के करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एक और बना लेते हैं यहाँ। अब देखना ज़रा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है अगर वो क्लोरीन या ऑक्सीजन वगैरह के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को, क्योंकि ये दोनों अनबॉन्डेड है, तो इस दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इसके पास थोड़ी सी कमी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कोशिश करेगा कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक बॉन्डिंग बना लेगा इस दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, इधर वाला ये जो हाइड्रोजन है याद रहे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके देखता है दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनके साथ ये बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है। सिमिलरली इसका हाइड्रोजन जो है वो इधर इसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है। अब इस तरह जितने मर्जी आप मॉलिक्यूल बनाते रहें, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जो बॉन्डिंग होती है, यानी यूँ कह लें कि एक वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की एटम की जो बॉन्डिंग होती है नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। तो ये जो डॉटेड में लाइनें हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हैं, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होने वाली फोर्सेस ये हैं, ठीक है। इनकी बहुत आगे इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी वजह से वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है, और आगे प्रॉपर्टीज़ में ये एडेसिव्स वगैरह जो होते हैं इनके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है बॉन्डिंग। अच्छा जी, उसके बाद कुछ इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में याद रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स होते हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। और कोवेलेंट में बॉइलिंग पॉइंट जो है लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एडहेसिव्स वाला वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, एपॉक्सीज और एडहेसिव्स का वर्किंग कैसी होती है और वाई डू वी नीड मोर एडहेसिव्स। ये उसमें वो सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइंस वाला एक वो बना हुआ है बॉक्स था, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये इस चैप्टर के हो गए जी कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे है जी नेक्स्ट 5वां चैप्टर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उसकी तरफ चलते हैं। तो इस 5th चैप्टर में ये सबसे पहला टॉपिक ये गैस लॉज का है। तो इसको समझने के लिए देखें एनिमेशन, अभी ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर के अंदर अभी हैं बंद, और ये आपस में टकरा रहे हैं और वॉल्स द कंटेनर के साथ भी टकरा रहे हैं। तो ये खास प्रेशर जिसकी वैल्यू आ रही है साइड पे लिखी हुई 22 ATM तकरीबन की प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूँ यानी मैं इस हैंडल को इस तरफ लेके आऊँ, तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज़रा ज़्यादा टकराएंगे, तेज़ी से टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे। यानी वॉल्यूम को मैंने जैसे ही कम किया है ना, अब उनका आपस में टकराने का रेट तेज़ हो गया, यानी प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली यही है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। अगर आप वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और अगर आप वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अब इसको देखें लिखेंगे कैसे हम। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? बॉयल्स लॉ इज़ कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको लिखेंगे अब ऐसे साहब, ठीक है, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। अब जब भी ऐसी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स 1/p। अब इसमें देखें ये p दूसरी साइड पे आ जाए तो ये बन जाता है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट का क्या मतलब है? आपको जो कंटेनर के अंदर
पहले वॉल्यूम था, लेट्स से यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। लेट्स से ये वॉल्यूम की वैल्यू मैंने आपको बता दी न्यूमेरिकल के अंदर। मैंने आपको कहा कि पहला जो वॉल्यूम है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये है। इस वॉल्यूम पे जो प्रेशर था, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ वो प्रेशर है 1 ATM, ATM एटमॉस्फेयर इसका यूनिट होता है प्रेशर का। फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो कंटेनर है, मैंने इसका ये ढक्कन जो है इसको नीचे कर दिया है। जब इसको मैं नीचे करता हूँ तो क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अब क्लोज़ हो जाते हैं। जब वो क्लोज़ हो जाते हैं तो उनका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अभी हमने ये देखा था एनिमेशन में भी। अब वॉल्यूम को लेट्स से मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम, नया वॉल्यूम आ गया, पहले वाला नहीं है, नया आ गया V2। ये हो गया है कम होके लेट्स से 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये बताएं कि प्रेशर नया वाला कितना है, P2 कितना है, ठीक है। तो याद रहे PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, जो पहले वॉल्यूम और प्रेशर है पहले उनका प्रोडक्ट यानी P1 इंटू V1 वो इक्वल है बाद वाले वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट के यानी P2 इंटू V2। अब इसमें से मैंने फाइंड क्या करना है, P2, तो ये V2 को भी दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो P1 V1 ओवर V2, ये मेरे पास सेकंड प्रेशर आ जाएगा। देखिए P1 इंटू V1 यानी 1 इंटू 200, तो ये 200 ही आ गया, डिवाइड बाई V2, V2 है 100, तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब है नया जो प्रेशर है वो 2 ATM आ गया है। तो ऐसे तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि पहला प्रेशर कौन सा है और बाद का प्रेशर कौन सा है, पहला वॉल्यूम कौन सा है और बाद का वॉल्यूम कौन सा है, ये याद रखना होता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जल्दी से एक एग्जांपल ही आपकी बुक की उसको देख लेते हैं। एग्जांपल 5.1 है बुक में, वो देख लीजिएगा कि इथीन इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक गैस, द प्रेशर ऑन 2.5 DM क्यूब ऑफ इथीन। अभी देखें, अब अक्सर स्टूडेंट्स देखेंगे द प्रेशर, यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे प्रेशर, वो कहेंगे ये प्रेशर है। नहीं, आपको जो यूनिट्स है ना वो ध्यान में रख लेने हैं। CM क्यूब, DM क्यूब, ये यूनिट्स होते हैं जी वॉल्यूम के, दीज आर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ATM पास्कल, ये यूनिट होते हैं प्रेशर के, यहाँ से याद कर लें। तो लिखा हुआ है द प्रेशर ऑन 2.5 DM क्यूब ऑफ इथीन। इसका मतलब है कि इतने DM क्यूब, 2.5 DM क्यूब ये वॉल्यूम है V1, 2.5 DM क्यूब अगर आपके पास इथीन है तो उसका जो प्रेशर है वो कितना है, लिखा हुआ है ऑफ इथीन चेंजेस फ्रॉम 1.05 टू 2.10। तो चेंज का मतलब क्या है, पहले 1.05 था फिर चेंज होकर वो हो गया है 1.05 से 2.10 ATM। तो 1.05 से 2.10 दोनों के साथ ATM लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों तो प्रेशर है। तो ये पहला प्रेशर था, ये दूसरा प्रेशर हो गया, इसका मतलब ये है। तो आपको P1 मिल गया 1.05 ATM और P2 आपको मिल गया यहाँ से 2.10 ATM। तो लाजमी बात है आपको V2 फाइंड आउट करना होगा। तो फार्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगा दें, वहाँ से P2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं या बुक में भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है, क्योंकि लॉज में से एक आध पेपर में ज़रूर आएगा, चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के अंदर भी गैस के ही दो दूसरे वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं, वो है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ये याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। क्यों कि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से पहले से वो दूर दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इसको वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना कहते हैं। यानी अगर एक कंटेनर के अंदर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह स्प्रेड हुए हुए थे, ठीक है जी, ये उनका वॉल्यूम था, इतनी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की भी थी। अब आपने क्या किया, इसी कंटेनर के नीचे आग जला दी, तो आपने टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो मॉलिक्यूल्स पहले से ज़रा दूर दूर हो जाएंगे, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। यानी जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये है चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को उठाते हैं तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट और इक्वालिटी, तो यहाँ V इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर। तो ये T दूसरी साइड पे ले हैं तो ये बन जाएगा V ओवर T इज़ कांस्टेंट। यहाँ पर भी वही मतलब है, V ओवर T का मतलब है जो पहला वॉल्यूम और पहला टेम्परेचर है उनकी रेशो ले लें V1 ओवर T1, तो वो इक्वल टू होती है V2 ओवर T2 के। तो आपको चार में से कोई सी तीन वैल्यूज़, कोई से तीन वेरिएबल्स जो है वो गिवन होंगे, एक फाइंड आउट करना होगा आपको।
इसमें बस ये ध्यान करना है कि कौन सा V1 है, कौन सा V2 है, कौन सा T1 है और कौन सा T2 है, ये याद कर लेना आपने। ठीक है जी, ये हो गया चार्ल्स लॉ। और इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स बुक में ही है गिवन, वो ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लीजिएगा जब आप ये करने लगें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, इन दोनों में फ़र्क। इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है और इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। तो इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है कि लिक्विड की सरफेस से एमिशन होना मॉलिक्यूल्स का, ये इवेपोरेशन होती है। सरफेस से, सिर्फ सरफेस से होती है, यहाँ पे सरफेस से नहीं होती, थ्रू आउट द लिक्विड होती है, थ्रू आउट। और ये जो इवेपोरेशन है ये हर वक्त ऑल टेम्परेचर्स पे होती है, इट इज़ हैपनिंग एट ऑल टेम्परेचर्स। लेकिन जो वेपराइजेशन है वो लिक्विड के गैस में चेंज होने की सूरत में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है, ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड होती है। और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से, ये भी लिख दिया और दोनों की डेफिनेशन साथ साथ लिख देंगे। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस हैं, अगर आप मरी वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पर जाकर आप अगर कोई चीज़ बॉईल करने लगें तो उसको देर लग जाती है, या प्रेशर कुकर के अंदर जो चीज़ है वो जल्दी क्यों पक जाती है। तो उस सब के लिए आपने एक बात याद रख लेनी है, कोई भी चीज़ जो है वो बॉयल कब होती है, कब बॉयल होती है, जब उसके मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी आपने पानी को बॉयल करना शुरू किया, तो जैसे ही आपने पानी के नीचे आग लगाई, पानी के मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेशन शुरू कर दी, अंदर कंटेनर के अंदर ही पानी के मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया। अब इनका प्रेशर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और बाहर एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है, वो दोनों जैसे ही बराबर होंगे उस वक़्त ये बॉयल हो जाएगा वाटर। यानी ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर इक्वल हो जाए मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के, उस वक़्त जितना भी टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब अगर आप किसी हाइट वाली जगह पर चले जाते हैं, जब आप हाइट वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ चेंज होती है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले जितना था उतना नहीं रहा, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ बॉयल तब होती है जब मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। लेट से वहाँ पहले सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 101 किलो पास्कल, तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी 101 किलो पास्कल होगा तो ही बॉयल होगा। लेकिन हाइट पे चले गए, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, लेट से वो कम होके हो गया 70 किलो पास्कल हो गया। ठीक है जी, अब ये 70 किलो पास्कल है तो इनका भी 70 किलो पास्कल जैसे ही होगा, दोनों इक्वल हो गए, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन 70 किलो पास्कल पे जो टेम्परेचर है वो पहले जितना नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो टेम्परेचर इसलिए डिफरेंट होगा कि जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है वो अब डिफरेंट प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है इस वजह से। और प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर एक वॉल्व लगा होता है, उस वॉल्व की वजह से अंदर प्रेशर जो है वो 1 atm के बजाय 2 atm होता है। ये प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी 2 atm होता है, और इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे पक रही होती है, इसलिए जल्दी पक जाती है प्रेशर कुकर के अंदर। उसके बाद है जी नेक्स्ट इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट, हाँ, जो टाइप्स हैं सॉलिड्स की ये ज़रूर करनी है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स या टाइप्स जो भी कह लें इनको, ये ज़रूर करनी है आपने फॉर्म्स। और फिर आई थिंक ये काफ़ी होगा इस चैप्टर में से। तो ये इन 2 चैप्टर्स की वीडियो है, तो अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की वो भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।